आ रही है सभी को आवाज? ये क्या हुआ भाई? हम्म। क्या है ये? आ रही है आवाज सभी को? आवाज आ रही है? चलिए, आज का विषय क्या है कि भाई क्या पढ़ाई में कमज़ोर लोग जो हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी पर बातचीत करनी है। बहुत सारे मैसेजेस इस बारे में आते हैं कि मैं एकेडमिक में इतना अच्छा नहीं रहा हूँ, या मेरी पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं रही है, या मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। पढ़ाई में कमज़ोर होने का दो मतलब है कि एक, आप वाकई कमज़ोर हैं, दूसरा आप कमज़ोर खुद को समझते हैं। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि दोनों में से क्या बात सच है। आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ये असेसमेंट आपने खुद से किया है या फिर किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के कहने पर, एक दो लोगों की राय पर आपको पता चला, या किसी एग्ज़ाम के ज़रिए पता चला, या फिर आपका एक परसेप्शन है कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिजल्ट दिया जो खुद को पढ़ाई में कमज़ोर मानते थे, लेकिन वो दरअसल कमज़ोर थे नहीं। तो उन्होंने क्रैक किया और साबित किया। पहला सवाल ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज को पास करने वाले विद्यार्थी पहले से ही क्या टॉपर्स होते हैं? ये बात कुछ हद तक ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको नकार सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टॉपर्स रहे हैं स्कूलिंग से ही, कॉलेज के टाइम में भी, वो यूपीएससी क्रैक करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन हर टॉपर इस परीक्षा को पास नहीं कर पाता, ये भी बात सच है। मेरे साथ कई लोग ऐसे पढ़ने वाले थे जो कि अपने अपने सेक्शन में टॉप करने वाले लोग थे, लेकिन उसमें से कई लोगों ने यूपीएससी को क्रैक करने की कोशिश की, सफलता नहीं हाथ लगी। जो ऐसे लोग जो बहुत टॉपर वाली कैटेगरी में नहीं थे, वो आज की डेट में सर्विस के अंदर हैं। ठीक है। दूसरा, क्या पढ़ाई में कमजोर रहा विद्यार्थी भी इस परीक्षा को पास कर सकता है? इसका जवाब है कि यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर इसे पास कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है? दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। जाहिर तौर पर आप किस फील्ड में जा रहे हैं, वहां कितना कंपटीशन है, उसके लिए आपको खुद को तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी ऊर्जा लगेगी, इस बात को तो आपको अंदाजा है इस बात का। तो आपका विल पावर उसके लिए आपको अलाउ करता है कि नहीं, या आप अपनी इच्छा शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो आपके अंदर वो विल पावर होना चाहिए। ठीक है। यूपीएससी क्या सोचता है इस संदर्भ में, इसको देखिए भाई। यूपीएससी का नोटिफिकेशन इस बारे में मौन है, कुछ भी नहीं बताता। मतलब यूपीएससी नोटिफिकेशन क्या कहता है? आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता भाई ग्रेजुएशन या स्कूल में अगर आप टॉपर रहे हों या फिर पासिंग मार्क्स से पास किए हों, यूपीएससी के लिए दोनों एक समान है ना। यूपीएससी ने कहा ही नहीं कि आप ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर लेके आइए तभी यूपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे, या उसने ये नहीं कहा है कि मैट्रिक में कम से कम आपके पास 80% मार्क्स होना चाहिए, या +2 में आपके पास 90% का मार्क्स होना चाहिए। यूपीएससी ने क्या क्राइटेरिया रखा है? आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ग्रेजुएट आप पास हैं या टॉपर हैं, आपको कोई मेडल मिला हुआ है पास करने पर, ठीक है, उससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ही है कि ये क्राइटेरिया किन लोगों के लिए है? आम लोगों के लिए है, टॉपर्स के लिए तो नहीं। ठीक। दूसरा, यहां ध्यान यह भी रखना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का परीक्षण है। व्यक्ति का परीक्षण करना हो तो फिर मार्क्स देख लें। ठीक है। तो
ध्यान क्या रखना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है वो व्यक्ति का परीक्षण नहीं कर रहा है। अदरवाइज आप में ये मांगा जा सकता है कि भाई आप टॉपर रहे हों, कमाल के व्यक्ति हैं, ठीक है, कमाल के व्यक्तित्व होने चाहिए, कमाल के व्यक्ति से उसको मतलब नहीं है। क्या यहां पढ़ाई में कमजोर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको भी देखिए। भाई पढ़ाई में कमजोर होने का एक कारण हो सकता है व्यक्तिपरक, जैसे पढ़ने में मन न लगना, समझ ना आना, याद न रख पाना, अशुद्ध लिखना या पढ़ना। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको आप ठीक कर सकते हैं। ये हो सकता है हर इंसान अलग अलग तरीके से पढ़ाई करता है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई में कमजोर है। पढ़ाई में कमजोर होने का मतलब मंदबुद्धि होना नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका कॉमन सेंस इतना डेवलप है, जो जानते हैं कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, या किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे तो कैसे उससे बाहर निकलना है। सब सामान्य बुद्धि के आधार पर ही है, कॉमन सेंस के आधार पर है। अब वहां आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत काम नहीं आती। तो पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अगर पढ़ाई में कमजोर है इस वजह से कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि पर कोई भी डाउट नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी समझ पर किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग पर डाउट नहीं है। और हम आकलन किससे करते हैं? पढ़ने में कमजोर है या ज्यादा मजबूत है, इससे आकलन करते हैं कि मार्क्स कितना है। हम ये नहीं समझते कि अगर व्यक्ति पढ़ने में कमजोर इस वजह से है कि उसका मन नहीं लग रहा है, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग पर उसके डाउट नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसको समझ नहीं आता कुछ भी पढ़ाने पर। एक कारण हो सकता है कि भाई अशुद्ध लिखने पढ़ने की उसकी आदत हो गई है, तो कमजोर हो जाता है। जैसे कॉपी मिली, सामने वाले ने काट के उसका नंबर कर दिया आधा, याद नहीं रख पाता। दूसरा एक रीजन हो सकता है, जिस संस्था से वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्कूल हो, स्कूलिंग के दौरान हो, या ग्रेजुएशन का संस्था ही अच्छा ना हो, अच्छे टीचर्स ना मिले हो। इसका मतलब यह है कि शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। अन्य कारणों में आपकी आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, सामाजिक स्थिति का कमजोर होना भी हो सकता है। ये सब भी कई बार, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना कैसे होगा भाई? आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से कई लोग छोटी उम्र से ही कुछ ना कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। जिस समय कुछ बच्चे मनोरंजन के लिए अपना समय निकालते हैं, उस समय कुछ बच्चे आजीविका के लिए अपना समय लेते हैं। सामाजिक स्थिति अगर कमजोर है तो वो एक लंबा स्ट्रगल है, अलग तरीके का स्ट्रगल है, मानसिक तनाव वाली स्थिति आ जाती है। वैसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी कमजोर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ें। इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूं, जो मैं रोज दोहराता हूं आपको, कि मेरा जो इंस्टा का पता है अमृत उपाध्याय 007 है, और टेलीग्राम का पता है अमृत उपाध्याय 007। जब भी क्लास होती है मैं पहले इस पर एक सूचना दे देता हूं। लॉन्ग टर्म की डिमांड बहुत ज्यादा दिनों से आ रही थी। लॉन्ग टर्म बैच आ चुका है 2025 के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब ही है कि लंबे समय के लिए, यानी अभी से जिसका एडमिशन होगा वो 2025 तक के पूरे एग्जाम के लिए ये वैलिड होगा। 3 साल की वैलिडिटी है इसकी। और इसमें P2I की वो सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली बुलाने वाली है, वो 24-25 दोनों के लिए ही मिलेगी। सितंबर का इवनिंग बैच है, 16 सितंबर से ही शुरू हो रहा है। आज मेरे ख्याल से 13 है, ठीक। तो अब 3 दिन बाद से शुरू हो जाएगा शाम को 6 बजे। तो इस बैच में जिसको भी एडमिशन लेना होगा थोड़ा जल्दी करना होगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में है। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, अमृत लाइव कोड यूज कर लीजिएगा। 35,999 रुपये में ये आपको अमृत लाइव कोड यूज करने के बाद तीनों ही भाषाओं में किसी में भी लेना हो तो मिल जाएगा, ठीक। आइए, कई बार आप कमजोर होते नहीं हैं। मैंने कहा ना कि आप कमजोर होते नहीं हैं, बस आपको लगता है, आपके घर वाले, स्कूल वाले आपको ये यकीन दिला देते हैं कि आप कमजोर हैं। आपका परसेप्शन बन गया है, आप कमजोर हैं नहीं, फिर भी आपका परसेप्शन बन गया। भाई स्कूल में शुरू से ही आप देखेंगे कुछ बच्चों को यही कहा जाता है कि अरे तुमसे नहीं होगा, या कभी कभी घर में भी ऐसा होता है।
घर में बच्चे को प्रयास ही नहीं करने दिया जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक बच्चा जो खुद से खाना खा सकता है, अगर उसके माँ बाप बहुत बड़ी उम्र तक उसको अपने हाथ से खाना खिलाएं, दूसरा ये एहसास दिलाते रहें कि तुम खुद से नहीं खा सकते, तो वो बच्चा पिछड़ जाएगा। जैसे ही वो कुछ काम करने के लिए गया तो फिर उसको आप एक बार बोलिए कि भाई अरे छोड़ो, तो तुमसे नहीं होगा, आप उसको करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका विकास नहीं होगा और उसका परसेप्शन खुद भी बन जाएगा अपने बारे में कि उससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मानसिक दबाव है, हालांकि इसकी कंडीशनिंग लंबे समय तक हुई है। स्कूल से ही टीचर ने कहा है, अच्छा इसका जवाब कौन देगा, एक बच्चा उठा, अरे तुम बैठो, तुम ये टॉपर है हमारे स्कूल का। अब उसको मौका ही नहीं मिला जो जवाब देना चाहता था, वो सही जवाब देता, गलत जवाब देता, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनली सबको मौका तो मिलेगा ना, या सबकी सुनी तो जाएगी। हो सकता है उसमें एक दो लोग बिल्कुल सही जवाब देते हो, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि दूसरा जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन ये एहसास धीरे धीरे मन में समा जाता है कि भाई मुझसे नहीं होगा। पहले सामने वाला कहता है तुमसे नहीं होगा, फिर धीरे धीरे मन में अपना परसेप्शन बन जाता है कि नहीं नहीं, मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ, मेरा लेवल ये नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ। ये धीरे धीरे धारणा जब बन जाएगी तो ये एक सिर्फ मानसिक दबाव है, जिसे आप अपनी कमज़ोरियों को पहचान करके दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी जिद करनी पड़ेगी, दूसरों से आकलन मत करवाइए, अपना आकलन खुद कीजिए। यहां एक बात और अहम है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचान पा रहे हैं या नहीं, और पहचान कर खुद को इसके लिए कितना तैयार कर पाते हैं, क्योंकि ये सबसे कठिन एग्जाम में से एक है। इसके लिए आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपको कोई जादू की छड़ी नहीं पकड़ा सकता और कोई ऐसी दवा नहीं पिला सकता जिससे आप कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर लें। आपको तैयार किया जा सकता है। जैसे खेलने वाले लोग ठीक है, खेलने वाले लोग जो हैं, क्रिकेटर है अगर, उसको तैयार कराना पड़ेगा, उसके बदले नहीं खेल सकते, उसको हर स्ट्रेटजी से रूबरू कराना पड़ेगा, फिर वो अपना दिमाग लगाएगा ना। शॉट्स कैसे खेलने हैं, कहाँ फील्डिंग लगी है, कहाँ शॉट्स चलने चाहिए, बॉल कैसी आएगी तो कैसे खेलेंगे, ये उसको धीरे 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 उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा। उसके बदले कोई नहीं खेलेगा। आप उसी परिस्थिति में आपको अपनी कमजोरियों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि खेलना आपको है। उसमें मदद हम जैसे लोग कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके शिक्षक हैं वो कर सकते हैं। कमजोर रहा विद्यार्थी भी इस एग्जाम को पास कर सकता है, यदि आपका मोटिव बहुत क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, कमजोर को मजबूत किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो रिवर्स करने लायक नहीं है। अगर इसकी वजह कोई और ना हो, अगर इसकी यही वजह है कि शुरुआती दिनों में आपका मन नहीं लग रहा था, आप क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे थे या वीडियो गेम ज़्यादा खेल रहे थे, अगर इसकी इतनी ही वजह है कि आप सिर्फ इसलिए याद नहीं रख पाते कि शुरू से आपने पढ़ाई उतनी अच्छी की नहीं है, तो जो तैयारी लोग 1.5 साल में करेंगे वो तैयारी आप 2.5 साल में करेंगे। इससे ज़्यादा फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है, तो इस एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बिना किसी उद्देश्य के किए गए काम को कोई सकारात्मक रिजल्ट हासिल नहीं हो पाता। तो असली बात यह है कि आप में ये इच्छा शक्ति उतनी होनी चाहिए जितना स्विमिंग पूल में कभी गए हैं या नदी में। बचने की इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा कहां होती है? जब आप एक बार डूबने का एहसास होता है, ऑक्सीजन जब कम पड़ता है, तो जितनी छटपटाहट से आदमी बाहर निकलता है सांस लेने के लिए, वैसी छटपटाहट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वैसी ही छटपटाहट है तो निश्चित तौर पर आप इस एग्जाम को निकाल लीजिएगा। और इसको भी जज कीजिए कि आपके अंदर है भी कि नहीं वो बात। भाई आपकी बेचैनी है इस एग्जाम को पास करने की या फिर नहीं है,
या शौक केवल आपने आसपास देखकर शौक के तौर पर पाल रखा है कि चलो एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आपके अंदर वही बेचैनी होगी तो फिर आप एक एक कदम जब बढ़ेंगे तो आपका एक मोटिव होगा, उद्देश्य होगा, और वही आपको सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। अदरवाइज फिर ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। इसलिए आप भी अपनी तैयारी शुरू करने से पहले अपना मोटिव क्लियर जरूर रखें, ये बहुत जरूरी है। क्या करने की जरूरत है? खुद को एक लंबे सफर और कड़ी मेहनत के लिए तैयार करना होगा। और ये लंबा सफर इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम इतना छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लिए, उस दिन लगा कि आज आईएएस बन गए। कई लोग आईएएस की तैयारी का निर्णय इस बात पर लेते हैं कि क्वेश्चन उठा के देखे थे, उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहा था, बन रहा था, मतलब आईएएस लेवल का क्वेश्चन भी बन जाता है। इसी मुगालते में तैयारी शुरू कर दी है, दिक्कत हो गई। बाद में पता चला कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आईएएस बने हुए लोग भी आज नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी को मतलब खिलवाड़ में नहीं लेना है, मजाक में नहीं लेना है। सफ़र बहुत लंबा है तो मेहनत भी उतना ही कड़ा है, ठीक है। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कंडीशनिंग उसके लिए करनी पड़ेगी। कुछ भ्रम हैं, मिथ्स हैं, उसको जल्दी दूर कर लीजिए तो उतना अच्छा है। जैसे याद न रख पाना। अक्सर आप कहते हैं याद नहीं रह पाता, भ्रम है आपका। याद नहीं रह पाता भ्रम इसलिए है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करेंगे तो आपका दिमाग ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे चलता था। आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते समय कुछ उसमें केमिकल इक्वेशन नहीं गड़बड़ हुआ है या कंपोजिशन नहीं गड़बड़ हुआ है। तो भाई सवाल है कि आखिर हुआ क्या है कि याद नहीं रह पाता। विशाल समुद्र में आप अंदर घुसे हैं, अगर गए हैं, रिवीजन नहीं कीजिएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, डेली बेसिस पर जो बम्बार्डिंग हो रही है सूचनाओं की, किसी को भी याद नहीं रहेगा। आपको याद कब रहेगा? याद तब रहेगा जब आप लगातार रिवीजन करें। तो याद न रख पाना, जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो संभव है आप उसका नाम भूल जाइए, पर 2 या 3 मुलाकातों के बाद ऐसा नहीं होगा। उदाहरण तो सबसे बड़ा यही। मान लीजिए दिन भर में आप 15 लोगों से मिले, आप 15 लोगों के नाम याद नहीं कर सकते। अगली बार आपको चेहरा याद आएगा, नाम नहीं याद आएगा। सामने से मान लीजिए दिन भर कितने ही लोगों से मुलाकात होती है, उसमें से क्या उन लोगों को आप कभी भूल सकते हैं जिससे आप 2, 3, 4, 5 बार मिल चुके हैं? किसको भूलते हैं? एक बार जिससे मुलाकात हुई है उसको भूलते हैं। एक बार मुलाकात वाले को तो भूल ही जाएंगे ना। एक बार मुलाकात हुई, फिर 6 महीना बाद मुलाकात हुई, आपको लग रहा है धुंधला धुंधला कहीं तो देखा हुआ है, याद आ रहा है कि इस व्यक्ति को देखा हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा है। वैसे ही आपका टॉपिक है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, एक बार मुलाकात हुई तो याद नहीं रहेगा। अगर आपने रिवीजन किया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो भूलेगा नहीं। सिंपल एग्जांपल, ठीक है। इससे बढ़िया कोई एग्जांपल हो नहीं सकता। आप प्रयोग करके देख लीजिए। आप एक दिन निकलिए बाजार में और 10 लोगों के साथ मुलाकात कीजिए। ऐसे 10 लोग जो अननोन किस्म के हैं, भाई चलिए अननोन किस्म नहीं, मतलब अननोन ही है। 10 अननोन लोगों से मिले आप, अज्ञात लोग, सब्जी लेने निकल जाइए, 10 लोगों का चेहरा याद कर लीजिए और देखिए कि 6 महीने बाद वो लोग जब आप ही के गली मोहल्ले के आसपास के होंगे, अगर उनसे फिर आपकी मुलाकात होती है तो आपको नहीं याद रहेगा। आपको तब याद रहेगा जिससे आप 2 बार, 3 बार, 4 बार मिल लें। टॉपिक से भी आपको 2, 3, 4 बार मिलना पड़ेगा, सब्जेक्ट से भी मिलना पड़ेगा। तो फिर रिवीजन इसके लिए बेस्ट तरीका है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। तो ये भ्रम है आपका, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, जिसको ये भ्रम है कि मैं इतना जीनियस हूं, एक बार पढ़ लेता हूं तो बात एकदम दिमाग में बैठ जाती है, वो भी भ्रम है। ऐसे बड़ी आप अपने तरफ किससे सुनते होंगे ना कि भाई वो आदमी तो एकदम मतलब ऐसा एक्सपर्ट आदमी था, दिमाग इतना तेज था कि एक बार अगर देख ले तो उसको याद, तय है कि याद है, पेज नंबर बता देगा कि बेयर एक्ट के पेज नंबर 89 पर आर्टिकल 52 में इतना लिखा हुआ है।
ये सब कहानियों में होता है, ऐसा नहीं होता। इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए रिवीजन नाम की चीज़ को अपने पेपर पे लिख के टांग दीजिए, रिवीजन करना है। दूसरा, अपनी कमियों को ईमानदारी से मूल्यांकन करिए, तभी जाकर आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। जैसे आपकी कमियां क्या क्या हैं आपको पता है, हर टॉपर यही चिल्ला रहा है कि आपकी कमियां क्या है, हर शिक्षक यही चिल्ला रहा है कि आपकी कमियां क्या है। आप रिवीजन नहीं करते, ये आपकी कमी है, आप जानते हैं, लेकिन आप कभी उसको दूर करने की कोशिश अगर नहीं कीजिएगा, आप मतलब सारे लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं, जो लोग नहीं करते हैं, या फिर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, आपको पता है, आप PYQ नहीं देखते हैं, ये गलती है, आप जानते हैं, लेकिन इसको ठीक नहीं करते, तो ईमानदारी से मूल्यांकन कीजिए अपनी कमियों को। और अगर आपने निर्णय ले लिया है तो सब कुछ जानने के बाद खुद पर भरोसा रखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ड्यूअल माइंडेड मत रहिए। कभी भी दुविधा में रहने वाला व्यक्ति ये कर लें या वो कर लें, UPSC दे दें या SSC कर लें, जीवन में तमाम तरह की दुविधा अगर आपने रखा है, ये पहने या वो ज्यादा अच्छा है, छोटी छोटी चीजों में दुविधा है, आपके पूरे थॉट प्रोसेस में अगर दुविधा है तो ये तो एक बड़ा डिसीजन है जीवन का। इसमें आप अच्छा खासा समय गुजारने वाले हैं, अच्छा खासा एनर्जी झोंकने वाले हैं, आपका टाइम जाएगा ना। जिस समय आपका करियर बिल्ड, भाई आपको मान लीजिए आपका दिमाग बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है और आपने तैयारी करना शुरू कर दिया UPSC का, 5 साल बाद आपको लगा नहीं नहीं बिजनेस ही करना चाहिए, तो ये गलती मत कीजिए, आज ही सोचिए समझिए और बिजनेस ही कीजिए, अगर इंक्लाइनेशन उसकी तरफ ज़्यादा है तो। अगर सारे मुद्दों पर सोचकर, सारे पक्षों, सारे आयामों पर सोचकर आपने तय किया है कि मैं UPSC की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो अब अपने आप पर और अपने फैसले पर 100% का भरोसा रखिए और उसके साथ आगे बढ़िए। अब दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इस तैयारी में आपको बेहतर रणनीति की जरूरत होगी। इस पूरी तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने कहा, रिवीजन को नोट कर लीजिए, निरंतरता को भी नोट कर लीजिए। कमेंट्स लास्ट में देख लेंगे शिवम, कमेंट्स देखने के फिराक में ना फिर रुक जाती है बात, लास्ट में देखेंगे कमेंट्स। तो पूरी तैयारी के दौरान एक बहुत ज्यादा जरूरत है कंसिस्टेंसी की, निरंतरता की। वो निरंतरता आपको कामयाबी तक पहुंचाएगी। निरंतरता हर चीज में, निरंतरता तो ऐसा है, इसी के भीतर रिवीजन भी आ जाएगा, इसी के भीतर सारे आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इस निरंतरता को नहीं बनाए रखा तो फिर तो मुश्किल है। जैसे आज आंसर लिखना शुरू किया, कल छूट गया, आज टॉपिक शुरू किया, 3 दिन खूब जम के पढ़े या 15 दिन खूब जम के पढ़ाई की और 16वें दिन आप पढ़ाई से डिरेल हो गए, 5-6 दिन डिरेल रहे, डिरेल मतलब रेल पटरी से उतर गई है। अब नई तरह से एनर्जी आप लगा रहे हैं पढ़ाई को वापस से अपने ट्रैक पर लाने के लिए, तो 5 दिन उसमें गुजार दिया, फिर 10 दिन एकदम झोंक कर पढ़े, इतना पढ़े कि आसपास वाले लोग अचंभित हो जाएं। जितना लोग 2.5 दिन में करते हैं उतना आप 1 दिन में कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बचपन से आपने कहानी सुनी है खरगोश और कछुए वाली, इस तैयारी में खरगोश बनने से फायदा नहीं है। कछुए में स्पीड बढ़ाइए, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन लगातार चलिए। खरगोश बन के छलांग मार के रुक जाइएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो निरंतरता बनाए रखना है। ऐसे लक्ष्य बनाइए जो सार्थक हो, जिसे पूरा करने में आपके लिए बड़ी चुनौती ना हो। इतना ज़्यादा उत्साह अपने अंदर मत भरिए कि एक ही दिन, सारे लोग रूटीन बनाते हैं, रूटीन बना है, 5 मिनट सांस लेने की जगह नहीं है रूटीन।
8 से 10 पॉलिटी, 10 से 12 इकोनॉमिक्स, 12 से 2 कागज पर तो बड़ा अच्छा लगता है, निकालिएगा तो लगेगा अरे 13-14 घंटा 15 घंटा तो मेरा ऐसे निकल जा रहा है पढ़ने का। वैसा कोई भी काम मत कीजिए जो प्रैक्टिकल ना हो। 40 मिनट 45 मिनट के एक स्ट्रेच में कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है इसको लिखिए। एक लॉन्ग टर्म रूटीन बनाइए, एक शॉर्ट टर्म रूटीन भी चाहिए, डेली बेसिस भी शेड्यूल चाहिए आपका। कल हो सकता है आपको कहीं जाना हो और कल का शेड्यूल आपने ऐसा बना रखा है जो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको पूरा करें, तो कल का शेड्यूल तो कल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है आपको 4 बजे से एक जगह जाना है, एक पार्टी में जाना है, और कल 4 बजे के बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आपका शेड्यूल सुबह से 3 बजे तक का ही होगा ना। उसमें क्या कर सकते हैं उसको, अब आप क्या करेंगे कि शेड्यूल लंबा चौड़ा बनाएंगे और जब नहीं पूरा होगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो नहीं करना। ठीक, तो ऐसा लक्ष्य बनाइए इसी तरीके से जो पूरा हो पाए। सबसे पहले इस एग्जाम को आधार माने जाने वाली एनसीईआरटी पर पकड़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, मैं बार बार कहता हूं, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, दोनों खराब बातें। जमीन पर रहना सबसे अच्छा है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपको लगेगा आपको कुछ पता ही नहीं। दूसरा, अगर आपको ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि भाई मुझसे ज्यादा किसको पता है, दोनों में ही नाव डूबनी तय, तो फिर अपनी तुलना किसी और से कीजिएगा तो ये खतरा रहेगा। अपने आप से अपनी तुलना कीजिए। अपने आप से अपनी तुलना करने का क्या मतलब है, हम डेली बेसिस पर कुछ बेटर होते जाते हैं अगर हमारी दिशा, सोचने की दिशा और हमारी समझ सकारात्मक है तो। डेली बेसिस पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के व्यक्ति से सीख रहे हैं, किस जेंडर के व्यक्ति से सीख रहे हैं, किसी घटना से सीख रहे हैं, ऑब्जर्व आप कर रहे हैं और सीखते जा रहे हैं ना। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया एड ऑन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये प्रक्रिया आपके जीवन भर रुकनी नहीं चाहिए, सीखने की प्रक्रिया। और इस बात में बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि आज आप जितना जानते हैं वो किसी और की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है। होगा ही, एक व्यक्ति सब कुछ कैसे जान लेगा, तो कोई भी सर्वज्ञाता तो नहीं हो सकता, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, या फिर सब कुछ जानने के बाद भी हो सकता है उसकी समझ उतनी अच्छी ना हो, कोई और व्यक्ति उससे ज्यादा अच्छे समझ के साथ उस टॉपिक को जानता हो। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें, ये मेरी सलाह है। दूसरा, अपने आप से जरूर कीजिए, आज आप जो हैं और कल जो आप हैं उसमें क्या फर्क है। आज जो आपने आंसर राइटिंग शुरू किया है, आज से 10 दिन बाद आप अपने कॉपी की तुलना खुद से कीजिए। दरअसल वो आपकी अपनी ही तुलना है। आप 10 दिन पहले क्या सोचते थे, कैसे थॉट प्रोसेस था आपका, कैसे कंटेंट पर काम करते थे, क्या कॉपी लिखते थे, आज की डेट में आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, दोनों में अंतर आएगा निश्चित तौर पर। कम्युनिकेशन स्किल पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आप आज अगर हिचक रहे हैं बोलने में, फंबल कर रहे हैं, 6 महीना 3 महीना 5 महीना की प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे आप बहुत फ्लुएंट बोल रहे हैं। बहुत मतलब एकदम 30 मार खा नहीं बनना है, इतना कि 6 महीने पहले जिस प्रॉब्लम पर मैंने काम करना शुरू किया उसकी तुलना कर सकें कि आज मैं किस स्थिति में हूं, तो आप देखेंगे हमेशा रिजल्ट बेटर होगा। ठीक है, हर दिन अपने आप में सुधार कीजिए और खुद को परीक्षा के अनुसार ढालिए। अपनी क्षमता को पहचानना है और उसके हिसाब से अपनी दैनिक तैयारी और टाइम टेबल को तैयार करना है और उस पर कायम रहना है बिना किसी कंफ्यूजन के। एक बार समझदारी के साथ अपना शेड्यूल बना लिए, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए आंख बंद करके। ठीक है, चलिए, आपका पहले एक अच्छे, मान लीजिए आप विद्यार्थी नहीं रहे हैं अच्छे, तो आपको समय समय पर मार्गदर्शन की जरूरत होगी।
अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो पहले ये पुख्ता कर लीजिए कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं भी कि केवल आपको लग रहा है। मान लीजिए किसी वजह से आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं रही है, आपको ये बात समझनी होगी कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो है। ये कोई भी अगर कह रहा है कि नहीं नहीं एकदम बराबर ही मेहनत पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी भी काम में जिसने ज़्यादा समय दिया है, जिसने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल की है, उसको कम समय लगेगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है 10 साल से और किसी ऐसी जगह से उसको पार्क करना है जो बहुत कंजस्टेड है, वो आराम से कर लेगा। आप अभी अभी 1 साल से गाड़ी चलाना शुरू किए हैं, हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है हालांकि, लेकिन मान के चलिए कि अगर आप पहले एक अच्छे विद्यार्थी, नहीं अच्छे विद्यार्थी कहना ठीक नहीं है, अगर ऐसा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कमज़ोर रही है किसी भी वजह से, तो फिर विद्यार्थी सारे अच्छे ही होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत होगी। और इस भ्रम में नहीं रहना है कि दृढ़ प्रतिज्ञा करके रखे हैं कि भाई हम किसी कोचिंग से नहीं जुड़ेंगे। ये एक और एक मिसकंसेप्शन है। अगर गैप है कहीं तो उस गैप का छलांग लगाना पड़ेगा। जैसे एक और आया हुआ है मैसेज कि भाई जॉब के साथ कैसे तैयारी करें। अब जॉब के साथ तैयारी करने का मतलब समझिए, दिन भर में 4 से 5 घंटे मिनिमम चाहिए तैयारी करने के लिए, जॉब भी करना है। अगर 6 घंटे आप निकाल पा रहे हैं तो द बेस्ट, मिनिमम गए गुजरे हाल में भी 5 घंटे तो चाहिए निकालने, विथ जॉब, विथ पर्सनल एक्टिविटीज। अगर 5 ही घंटे आपके पास दिन भर में हैं तो आपको मार्गदर्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर यह कहना एकदम बेमानी बात है कि आप YouTube से तैयारी करते रहिए। इसी तरीके से अगर बैकग्राउंड आपका ऐसा है जिसमें आपको डबल मेहनत की जरूरत है या चीजों को तेजी से समझने की जरूरत है, तभी तो आप स्पीड अप कर पाएंगे तैयारी। तो आप मार्गदर्शन जरूर लीजिए, कोचिंग संस्था का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि वहां एक सिस्टमेटिक प्लान मिल रहा है आपको, और फिर आप एक नियत समय में अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, आपकी तैयारी में कोचिंग संस्था अहम रोल निभा सकती है, इस बात को समझिए। क्यों? क्योंकि बेहतर और व्यवस्थित स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास टीम है। ठीक, समय समय पर आपको जरूरी मार्गदर्शन मिलते रहता है, अच्छे शिक्षकों के साथ विषय को आसानी से आप समझ सकते हैं। टेस्ट सीरीज जैसी कई सारी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं, जो कि अब आंसर राइटिंग, आप आंसर राइटिंग की सुविधा का अगर लाभ नहीं उठा रहे, डेली बेसिस पर असेसमेंट आपका नहीं हो पाएगा, तो फिर ध्यान ये रखना है कि अगर आपके बैकग्राउंड में इस तरीके के है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है, तो गाइडेंस लीजिए, इसमें एकदम मत हिचकिए। ठीक है, तो ये आज के पूरे डिस्कशन का सार ये है कि कमज़ोर विद्यार्थी समझे जाने वाले, या जो खुद को समझ रहे हैं, या फिर जो हैं मूल रूप से असेसमेंट अगर करवाया गया है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भ्रम हो कि आप तैयारी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। तो इस भ्रम को दूर कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास मिल जाएंगे। एवरेज स्टूडेंट्स भारी तादाद में, बड़ी मात्रा में IAS बन चुके हैं, IPS बन चुके हैं, IRS बन चुके हैं, इस सर्विस में जा चुके हैं, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऑलवेज हैप्पी, चलिए नाम भी बहुत बढ़िया है, ऑलवेज हैप्पी। मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है पर अब हम प्रेजेंट पर जागरूक हैं, यही होना चाहिए। बैकग्राउंड को ढोइए मत, कल आप क्या थे इस बात से आज आप क्या हैं इस बात का सरोकार नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कल
कई सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। कल की ज़िंदगी कुछ और थी, आज की ज़िंदगी उससे बेहतर हो सकती है, उससे ख़राब हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में क्यों उसको ढोने की ज़रूरत है? आज वर्तमान को ठीक करने की ज़रूरत है, और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उस पर उसका हैंगओवर नहीं होना चाहिए पास्ट का आपके। जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं हमारे या नहीं, कैसे पता करें? कुछ पैरामीटर्स बताएं। ऐसे ही धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारे जो अनुभवी लोग हैं उनसे संपर्क में रहिए, उनकी वीडियोस देखिए तो पता चलेगा। वैसे रॉकेट साइंस नहीं है, पता चल जाना चाहिए। देखिए एक उदाहरण और आया, एजे जैत, मेरे स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी पर अब ठीक है। तो बहुत आराम से रिकवर कर सकते हैं। उस गैप को मिटाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी तैयारी सेकंड ईयर में हूँ, तैयारी कब शुरू करूँ? एकदम अभी शुरू कर दीजिए। मेरी एक कमी ये है कि मैं प्रैक्टिकली पढ़ती हूँ तो मुझे एक बार में याद हो जाता है, इसलिए मुझे साइंस बहुत इजी लगती है, और मुझे रामायण जैसे पढ़ना पड़े तो मुझे याद नहीं हो पाता। मेरी सबसे बड़ी कमी यही है। ये कमी नहीं है, साइंस आपको समझ आ जाता है तो ज्योग्राफी आसानी से समझ में आ जाएगा, साइंस टेक ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। हर व्यक्ति के अपने एक्सपर्टीज़ का एरिया है। किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आता है, साइंस नहीं समझ में आता है, उस पर काम करना पड़ेगा। सर मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी देखता हूँ, तो इतना काफ़ी है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं काफ़ी है, ठीक है, बशर्ते कि ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा हिंदी कैसे बोलें? बोलने की प्रैक्टिस के ज़रिए। आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से हिंदी में बातचीत कीजिए, अच्छा हिंदी बोलने लगेंगे। मुझे लग रहा है सर कि आप हमें धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकाल रहे हो यूट्यूब के ज़रिए, बहुत बहुत आभार। आपका शुक्रिया कि आपको ऐसा लग रहा है। सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, फ्यूचर आईएएस सुनील कुमार। सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्या पढ़ूँ और क्या नहीं पढ़ूँ, माइंड काम नहीं कर रहा है। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, पहला कन्फ्यूज़न कि आईएएस की तैयारी करूँ या ना करूँ, इसको दूर कर लीजिए। दूसरा कन्फ्यूज़न सिलेबस समझ लीजिए, ठीक है, और फिर उसी क्रम में पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उससे शुरुआत कीजिए। सर क्या आपका पढ़ाया हुआ करंट अफेयर्स करेगा? क्या लिखा है गौतम जी आपने, समझ नहीं आ रहा। पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, राकेश रंजन। अगर आपने पहले भी सेशंस देखे हों और आज भी मैंने कहा पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, उसकी एक वजह ये है कि आप रिवीजन नहीं करते। चलिए बताइए राकेश रंजन जी, रिवीजन का आपका शेड्यूल क्या है? कितना फ्रिक्वेंटली रिवीजन करते हैं? सर क्या मैं घर से पढ़कर तैयारी कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हैं, ठीक है। ये इन सवालों का जवाब कई सारी बातों पर निर्भर करता है। आपकी उम्र क्या है, आप घर में आपके पढ़ने का माहौल है कि नहीं, आपके पास समय कितना है, इन सारे सवालों का जवाब जब मिलेगा तब जाकर एक कंक्रीट आंसर बनेगा। घर से बहुत लोग तैयारी करते ही हैं। आजकल ऑनलाइन मीडियम में तो कोर्स भी आप घर ही से तैयारी करते हैं, कोर्स जो लेते हैं वो घर से ही बैठकर तैयारी करते हैं, ठीक है। इंदौर आइए, इंदौर जब आना होगा ज़रूर बताएंगे आपको। सर इतनी रात तक आप हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, स्टडी आईक्यू, थैंक्स, शुक्रिया। मैं बचपन से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और जब से पढ़ रहा हूँ तब से पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। अभी भी स्कूल में टीचर हूँ, बट मैं एक बार मेंस और 2 बार प्री निकाल पाया हूँ। संघर्ष आईएएस हिंदी। तो ये कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है, शानदार।
फीस के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे आईपीएस बनना है, तो इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। हमारे चैनल पर भी स्टडी IQ IAS हिंदी पर भी आप जुड़े रहिए और उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आज की बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। 42 मिनट ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, क्या केवल प्रीलिम्स के लिए कोई बैच है आपके प्लेटफॉर्म पर? मैं यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बैच लीजिएगा भी मत, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। केवल मेंस के लिए ले सकते हैं, जो लोग प्रीलिम्स के लेवल पर खुद निकाल ले रहे हैं वो केवल मेंस का ले लें, लेकिन केवल प्रीलिम्स का बैच लेकर क्या कीजिएगा? आपको तैयारी तो प्रीलिम्स मेंस मिला के करना पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं करता तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो पढ़ने का मन नहीं करता तो कैसे बनेंगे आईएएस? फिर कुछ और चीज़ में मन लगाइए। ठीक है सर, आप यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते हैं? लेते हैं बंधु, यूट्यूब पर ही आप मुझे देख रहे हैं। 8 बजे से एक और प्रोग्राम जाता है मेरा पॉलिटी का, और उसके अलावा भी बीच बीच में करंट अफेयर्स के बहुत सारी क्लासेस आते रहते हैं। चलिए शुक्रिया आप सभी का, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।